अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आपकी बुक या कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आज फर्स्ट उसका पार्ट स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। कम्युनिकेशन के 2 वेज हो सकते हैं। कम्युनिकेशन है क्या बेसिकली कि बॉडी के अंदर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये कम्युनिकेशन है। अब बॉडी में कम्युनिकेशन जो है वो 2 तरह से हो सकती है, एक तो न्यूरॉन्स के थ्रू और एक हार्मोन्स के थ्रू। अब न्यूरॉन्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है उसको हम कहेंगे नर्वस कम्युनिकेशन, और जो हार्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगी दैट इज कॉल्ड केमिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको केमिकल कम्युनिकेशन कहेंगे। अब फर्स्ट हमारा जो पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज नर्वस कम्युनिकेशन, कि न्यूरॉन्स किस तरह से बॉडी में कम्युनिकेशन कंडक्ट करते हैं और मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। बॉडी का हर सिस्टम जो है वो मिलकर बना हुआ है किसी ना किसी टाइप के सेल से। अब ये जो ब्रेन में सेल्स होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स हैं, जो बेसिक सेल्स हैं, वो न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को या इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट अवर बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस लेकर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स और सिग्नल्स। अब न्यूरॉन्स की 2 फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो इरिटेबिलिटी और दूसरी कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी भी इसको कहते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि न्यूरॉन में ये एबिलिटी प्रोवाइड करेगी या ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी कि ये किसी ना किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे सके। कि अगर हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस आया और एज अ रिजल्ट जो है उसको बॉडी ने रिस्पॉन्स भी शो किया, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाएगी एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी। और दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, दैट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट इम्पल्स। ये न्यूरॉन के अंदर ये एबिलिटी होती है या ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैसेज को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में कन्वे करता है या लेकर जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स के न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं। न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो बेसिक जो इसका पार्ट है दैट इज सेल बॉडी, जहाँ पे सारी इसकी मैसेज की प्रोसेसिंग होती है और उसका जो मेन फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है न्यूक्लियस। सारा कंट्रोल इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। डेंड्राइट्स जो है वो मैसेज लेकर आते हैं सेल बॉडी की तरफ, किसी भी जो है वो रिसेप्टर से या स्टिमुलस जब रिसीव हुआ रिसेप्टर को, तो मैसेज जो डेंड्राइट्स हैं वो लेकर आते हैं सेल बॉडी की तरफ। और जो एक्सॉन है वो मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है फॉर फर्दर टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फर्दर प्रोसेसिंग। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो सेल बॉडी है उसका फंक्शन है मैसेज को प्रोसेस करना, सारी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आई है और अब किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोड्यूस करना। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और न्यूरॉन के अंदर जो है एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये शीथ कह लें या फिर प्रोटेक्टिव लेयर कह लें। इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है कि ये जो मैसेज जा रहा होता है न्यूरॉन के अंदर, उस मैसेज की स्पीड को इंक्रीज कर देती है ये माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ के अंदर जो है वो शॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइलिन शीथ जिन सेल से मिलकर बनी होती है उन सेल्स को शॉन सेल्स कहते हैं, या फिर इनको जो है वो न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है।
शॉन सेल्स भी पहले इनको कहा जाता था और अब रिसेंटली इनको न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सेल्स क्या करेंगे, ये सेल्स मिलकर माइलिन शीथ बनाएंगे और माइलिन शीथ एक्सॉन को प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद ये नोट ऑफ रेनगियर ये क्या करती है, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ आयंस को अलाउ करती है। ये फर्दर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका फंक्शन। और ये एक्सॉन हिलॉग, यहाँ पे ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है डीप सा फनल लाइक, ये एक्सॉन हिलॉग है और इसका काम क्या होगा कि मैसेज को जनरेट करना, इम्पल्स को जनरेट करना और फर्दर एक्सॉन की तरफ मूव करना। उसके बाद यहाँ पे जो है ये टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जंक्शंस बनाते हैं या फिर कनेक्शन या अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं दूसरे सेल्स के साथ एक्सॉन को। तो ये सारा जो है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। तो क्या क्या पार्ट्स जो है वो एक एक्सॉन के अंदर न्यूरॉन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं और उनके क्या फंक्शंस हो सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स होती हैं एनिमल्स के अंदर। न्यूरॉन्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे मोटर न्यूरॉन्स और तीसरे इंटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है या फिर ये रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और ये इफेक्टर्स वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये इनको रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये स्टिमुलस को सेंस करेंगे। ये रिसेप्टर ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और यहाँ से स्टिमुलस को नेक्स्ट फर्दर जो है वो लेकर जाते हैं। सपोज ये एक टच स्टिमुलस है, हमारी टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे प्रेजेंट हैं ये रिसेप्टर। अब टच स्टिमुलस को ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है यहाँ रिसेप्टर से रिसीव करके लेकर जा रहे हैं फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ से इंटर न्यूरॉन से फर्दर जो है वो क्या होता है कि नेक्स्ट जो है वो उनके साथ अटैच होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये इफेक्टर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं और इसके अलावा जो है वो स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे ये सिक्रीशंस भी कॉज कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि टच जो है वो स्टिमुलस यहाँ से आया और रिसेप्टर ऑर्गन्स ने इसको रिसीव किया। उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इसको फर्दर ले गए यहाँ पे अपने सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी के पास नेक्स्ट फर्दर जो है इन्होंने इसको मूव किया टुवर्ड्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टुवर्ड्स दी इंटर न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन से नेक्स्ट जो है हर न्यूरॉन का जो है वो आपस में एक कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को भी नेक्स्ट फर्दर हम स्टडी करेंगे तो ज़्यादा मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर न्यूरॉन का आपस में एक कनेक्शन होगा और इसी कनेक्शन के थ्रू जो है ये पूरी बॉडी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जस्ट इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जबकि इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से मैसेजेस जो है वो कन्वे करते हैं, इनका क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा या क्या प्रोसीजर होगा कि ये मैसेज को हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को लेकर जाएंगे। इसका जो फर्दर नेक्स्ट जो है देखें कि पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है वो बिछा हुआ है, एक जाल की तरह एक जाल की तरह न्यूरॉन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बिखरे हुए हैं। अब ये न्यूरॉन्स जो है इनका काम ये है कि हर
हर स्टिमुलस को ये सेंस करेंगे, उसको ब्रेन तक लेके जाएंगे और फर्दर जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी ब्रेन के अंदर, और फिर ब्रेन जो है उसके रिजल्ट में जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा उस स्टिमुलस के रिजल्ट में। और हर स्टिमुलस के लिए एक सेंटर होता है, एक सेपरेट सेंटर होता है जहाँ पे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है। कि अगर एक टेस्ट का स्टिमुलस आ गया तो उसको जो है वो ब्रेन में सेपरेट से टेस्ट के लिए एक रीजन होगा जहाँ पे उसको वो डिटेक्ट करेगा। अगर लाइट का स्टिमुलस आ गया तो उसके लिए एक सेपरेट से ब्रेन में सेंटर होगा जिसको वो डिटेक्ट करेगा और हमें पता चल जाएगा कि लाइट हमें हमारी बॉडी को लाइट का स्टिमुलस मिला है। और हर स्टिमुलस को रिसीव करने के रिसेप्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइट के रिसेप्टर्स हैं वो आइज में प्रेजेंट हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स जो हैं वो टंग में प्रेजेंट हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो आई जो लाइट के रिसेप्टर्स हैं वो टंग में नहीं हो सकते, जबकि जो टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं वो हमारी आइज में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो हर जो स्टिमुलस है उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है और हर रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर है ब्रेन में जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी और एज अ रिजल्ट उसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो होगा। अब ये रिस्पॉन्स या मैसेज जो है वो कैसे कंडक्ट होता है, इसकी जो है वो बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब न्यूरॉन नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब बॉडी में कोई भी अभी स्टिमुलस नहीं आया, कोई भी स्टिमुलस बॉडी ने रिसीव नहीं किया, तो होता क्या है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉर्मल स्टेट में न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से प्रेजेंट होती है कि इसकी आउटर साइड जो है ये पॉजिटिव होती है और इनर साइड जो है ये नेगेटिव होती है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है कि अभी कोई भी स्टिमुलस न्यूरॉन के पास नहीं आया, कोई भी बॉडी को चेंजिंग या जो है वो स्टिमुलस नहीं मिला। रेस्टिंग स्टेट में हर चीज़ प्रेजेंट है, बॉडी रेस्टिंग स्टेट में है, न्यूरॉन्स भी रेस्टिंग स्टेट में है। अब इस रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि बाहर वाली साइड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली साइड है वो मोर पॉजिटिव होती है और अंदर वाली साइड जो है वो मोर नेगेटिव होती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइड ये रेस्टिंग स्टेट में कैसे मेंटेन रहती हैं, इसकी जो है वो कुछ रीजंस हो सकती हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों के डिफरेंस को जो है वो कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि इन दोनों के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर नॉर्मल कंडीशन में जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा जाए तो ये होता है -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है, सॉरी, रेस्टिंग कंडीशन में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट। अब ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये किस तरह से मेंटेन हुआ है कि यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव, आउटर साइड पॉजिटिव है और इनर साइड नेगेटिव है, तो ये किस तरह से इस रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं या क्या ऐसी वजह है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। तो एक तो ये कि आउटर साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और इनर साइड पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे क्या होता है, सोडियम आयंस जो हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है और मेम्ब्रेन की इनर साइड पे क्या होगा, पोटाशियम आयंस की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब सोडियम भी यहाँ पे पॉजिटिव है और पोटाशियम भी पॉजिटिव है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर भी जो है मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड भी पॉजिटिव हो और अंदर वाली साइड भी पॉजिटिव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेम्ब्रेन की इनर साइड जो है वो नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है। अब ये किस तरह से हो जाता है कि इनर साइड ज़्यादा नेगेटिव है। अब होता क्या है, यहाँ पे इन पोटाशियम आयंस के साथ साथ यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन की इनर साइड पे, और वो जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। एक तो रीज़न ये हो गई मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड के पॉजिटिव होने की और इनर वाली साइड की नेगेटिव होने की। पहली रीज़न ये है कि एक
इसमें पोटाशियम के साथ साथ यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होंगे और क्लोराइड आयंस, क्लोरीन के आयंस भी प्रेजेंट होंगे Cl-, जो कि ये नेगेटिविटी को मेंटेन रखेंगे, इनर साइड को नेगेटिव रखेंगे और आउटर साइड को पॉजिटिव रखेंगे। ये पहली रीज़न होगी। दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। अब इस पंप का फंक्शन क्या होता है? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में, ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन ऑफ न्यूरॉन, ये अपना फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करेगा कि ये ये जो है ये 3 सोडियम आयंस के बदले 2 पोटाशियम आयंस को इनसाइड मूव करेगा। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमें पता है कि परमेबिलिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी होती है कि वो कुछ आयंस को अपने अक्रॉस जो है वो मूव करने देती है। तो कॉन्टिन्यूसली इसमें हो क्या रहा होता है कि 3 पोटाशियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम आयंस जो हैं वो अंदर आ रहे होते हैं, अंदर वाली साइड पे। यानी कि यहाँ से 3 पोटाशियम आयन निकले और 3 जो है वो सोडियम आयंस निकले और आउटर साइड पे चले गए और 2 पोटाशियम बाहर से अंदर वाली साइड पे आ गए। तो ये अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो 3 जो है बाहर जा रहे हैं पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो बाहर की पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका जो आयन का नंबर है, पॉजिटिव आयन का नंबर है, वो ज़्यादा है। दूसरी रीज़न ये हो गई कि मोर पॉजिटिव आयंस जो हैं वो आउटर साइड पे मूव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव आयंस दैट आर मूविंग टू इनर साइड। पहली रीज़न मैंने आपको बताई कि यहाँ पे पोटाशियम के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे, Cl- आयंस होंगे, जो कि इनर साइड को ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगे एज कम्पेयर टू आउटर साइड। दूसरी रीज़न ये हो गई कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में क्या करेगा कि परमेबिलिटी, जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालेगा और 2 को अंदर वाली साइड पे मूव करेगा। तो बाहर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की सरफेस जो है मेम्ब्रेन की सरफेस बाहर वाली वो ज़्यादा पॉजिटिव होगी एज कम्पेयर टू इनर साइड। अब ये 2 रीजंस तो समझ में आ गई कि किस तरह से जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिव। अब इसकी एक और रीज़न हो सकती है, वो क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसमें पोटाशियम आयंस की लीकेज होती रहती है। सेल मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है एक्सेप्ट दी पोटाशियम आयंस की। ये क्या करेगी, ये पोटाशियम आयंस को कॉन्टिन्यूसली जो है वो इसकी लीकेज करती रहती है। थोड़े थोड़े पोटाशियम आयंस जो हैं वो टाइम टू टाइम बाहर आउटर साइड पे लीक आउट होते रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव है पोटाशियम आयंस और मेम्ब्रेन पहले से ही पॉजिटिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयंस, तो जब और पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ लीक आउट होते रहेंगे तो मेम्ब्रेन की पॉजिटिविटी जो है ये मेम्ब्रेन मेंटेन रहेगी फ्रॉम द आउटर साइड। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि मेम्ब्रेन की आउटर साइड जो है वो पॉजिटिव और इनर साइड नेगेटिव। और इसकी कुछ रीजंस जो हैं वो मैंने बताई। कौन कौन सी रीजंस मैंने बताई कि एक तो पोटाशियम आयंस की लीकेज, दूसरा प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस अलोंग विद क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस, और तीसरा ये कि सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, जो कि हर 3 सोडियम के बदले 2 पोटाशियम को इनसाइड मूव करेगा और मेम्ब्रेन की पॉजिटिविटी आउटर साइड से मेंटेन करेगा। अब अगर तो एक न्यूरॉन को स्टिमुलस मिल गया कि अब कोई एक्सटर्नल चेंजिंग आ जाती है बॉडी में या इंटरनल चेंजिंग आ जाती है और न्यूरॉन को स्टिमुलस मिल जाता है, तो अब ये स्टिमुलस मिलने के बाद क्या होता है कि मैसेज किस तरह से कंडक्ट होता है। स्टिमुलस मिलने के बाद क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ से अगर देखें, बाहर वाली साइड जो थी वो ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, बाहर वाली साइड जो थी वो मोर पॉजिटिव थी एज कम्पेयर टू इनसाइड जो कि नेगेटिव थी ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन।
अब ये रेस्टिंग कंडीशन जो है ये डिस्टर्ब हो गई है, कोई ना कोई स्टिमुलस आ गया है। सपोज कि जो है वो हमारे नीडल जो फिंगर टिप है उस पर नीडल जो है अगर लग जाए तो अब उसको एक स्टिमुलस मिल गया। अब वो स्टिमुलस से हम कह रहे हैं कि मैसेज अब जा रहा है कि ब्रेन तक के भाई नीडल लग गई है। अब ये सारा मैसेज जो है वो कैसे कंडक्ट हो रहा है इस प्रोसीजर को हम देखने लगे हैं। कि नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की होती है उसकी स्टेट ये होती है आउटर मोर पॉजिटिव इनर नेगेटिव। अब जब जो है वो ये कंडीशन चेंज होगी, रेस्टिंग कंडीशन डिस्टर्ब होगी, स्टिमुलस मिल जाएगा, पिन लग जाएगी, तो आउटर साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और इनर साइड पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ कि आउटर साइड जो है वो नेगेटिव हो गई और इनर साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई। इसमें होगा क्या, आउटर साइड के जो नेगेटिव होने में क्या रीज़न होगी। पहले तो हमने रीज़न देखी कि जिसमें सोडियम आयंस जो हैं वो आउटसाइड मूव कर रहे थे, 3 सोडियम आयंस और जो है वो 2 पोटेशियम आयंस इनसाइड मूव कर रहे थे। अब इस कंडीशन में जब मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग कंडीशन है वो डिस्टर्ब होगी तो जो सोडियम आयंस हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इनसाइड। सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से इनसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। ज़्यादा पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, लेकिन सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे बाहर की जो है पॉजिटिविटी कम होती जाएगी और सरफेस जो है वो आउटर सरफेस नेगेटिव होती जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। पहले मेम्ब्रेन में पोलैरिटी थी, आउटर साइड जो थी वो पॉजिटिव थी, इनर साइड नेगेटिव थी रेस्टिंग कंडीशन में। अब जब स्टिमुलस मिला तो ये पोलैरिटी डिस्टर्ब हुई, तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया डीपोलराइजेशन, जिसमें आउटर साइड जो है वो नेगेटिव हो गई और इनर साइड पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब मैसेज जो है वो थोड़ा सा आगे ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर क्या होता है, वापस से ये कंडीशन जो है वो फिर से मेंटेन हो जाती है। रीपोलराइजेशन उसको हम कहेंगे कि दोबारा जो है वो बाहर की सरफेस पॉजिटिव हो गई और अंदर वाली सरफेस नेगेटिव हो गई। दोबारा से जो है ये पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। अब इसमें होता क्या है, जब ज़्यादा सोडियम जो है वो इनसाइड मूव करना शुरू कर देते हैं तो इसकी यहाँ इन गेट से एग्जांपल लेते हैं कि ये देखें, जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो ये सोडियम आयंस इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ज़्यादा सोडियम इनसाइड मूव कर जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज अंदर वाली साइड पे इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हमने कह दिया था डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है कि जो सोडियम के जो चैनल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं। एक ऐसा जो है वो लेवल आ जाता है जहाँ पे ये सोडियम के चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और ये जो पोटाशियम के चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब जब ये पोटाशियम के चैनल ओपन होंगे तो फिर क्या होगा कि पोटाशियम यहाँ से सेल से आउटसाइड से जो है वो वापस इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा और सोडियम जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेम वही जो कंडीशन जो थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो यहाँ पे आ जाएगी कि रीपोलराइजेशन स्टेट में जब पोलैरिटी मेंटेन होगी तो दोबारा से जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। और ये थोड़े थोड़े जो है वो पोर्शन में होता है कि अगर यहाँ पे मैसेज स्टिमुलस आया है तो थोड़े से पोर्शन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस तरह से ये मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता जाता है और आगे फर्दर मूव करता जाता है। तो एक कंडीशन जो है वो ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
अब ये हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन क्या है कि जब बहुत ज़्यादा जो है वो पोटाशियम आयंस मूव कर जाते हैं बाहर की तरफ। जब बहुत ज़्यादा पोटाशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे तो फिर उस कंडीशन को जो है वो हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। अब इस हाइपर पोलराइजेशन को रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहा जाता है। अब इस पीरियड में जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए रिस्टोर हो जाता है और फिर जो पल्स है या नर्व इम्पल्स है वो नेक्स्ट पास कर जाती है अगले पोर्शन पे। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया होगा कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो जब सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा होंगे और अंदर की तरफ कम होंगे, और अंदर पोटाशियम ज़्यादा होंगे और उसके साथ साथ क्लोरीन आयंस वगैरह ज़्यादा होंगे, तो रेस्टिंग कंडीशन होगी। और जब ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, सोडियम जो है वो ज़्यादा इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू सोडियम चैनल्स के सोडियम के चैनल्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे, सोडियम इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे और पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर जो है ये एक्शन पोटेंशियल शो करेगा न्यूरॉन, या फिर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको हम कहेंगे, जिसमें आउटर साइड जो है वो नेगेटिव होती है और इनर साइड पॉजिटिव होती है। ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा, आउटर साइड नेगेटिव और इनर साइड पॉजिटिव। और इस कंडीशन को मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन की फॉर्म में मैसेज जो है वो नेक्स्ट कंडक्ट होता है। तो पहले रेस्टिंग, फिर जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, फिर रेस्टिंग में पोटेंशियल में मेंटेन हो जाता है और उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। और इस तरह ये मैसेज जो है आगे ट्रांसमिट होता जाता है पोर्शंस के थ्रू। अगर इसको हम जो है वो एक ये ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ये -70 मिली वोल्ट जो है, अगर इससे ज़्यादा जो है ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब क्या होता है कि जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लेवल से ज़्यादा एक्सीड कर गए अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा कि यहाँ पे अब स्टिमुलस मिल गया और उसके बाद मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई है, डीपोलराइज्ड हो गई है। उसके बाद अगेन वो पोर्शन आ जाएगा जहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हुई और फिर रीपोलराइजेशन आई और रेस्टिंग स्टेट आई। और रेस्टिंग स्टेट के बाद जब बहुत ज़्यादा जो है वो आयंस मूव कर जाते हैं तो एक कंडीशन आती है जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। और इस हाइपर पोलराइजेशन के बाद जो है फिर से कंडीशन जो है वो मेंटेन हो जाती है। ये हाइपर पोलराइजेशन वो कंडीशन है जब एक्सेस अमाउंट में आयंस जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडेड पोटेंशियल्स। अब ग्रेडेड पोटेंशियल्स वो पोटेंशियल्स होते हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, कि अगर बॉडी में जो है वो स्टिमुलस ने बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करके जाना है या न्यूरॉन को शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो वो ग्रेडेड पोटेंशियल शो करेगा। उस पोटेंशियल को हम कहेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल। उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है, लेकिन वो थोड़े से जो है वो फासले पे चेंज होगी, तो उसको हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहेंगे। और अगर जो है वो बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है स्टिमुलस को, मैसेज को या नर्व इम्पल्स को, तो उसको हम कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो न्यूरॉन की मैसेज की जो लैंग्वेज है, न्यूरॉन की जो मैसेज जिस फॉर्म में वो कन्वे करता है, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये पूरी बॉडी में जो मैसेज हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो ग्रेडेड पोटेंशियल की भी आपको समझ आ गई होगी कि ग्रेडेड पोटेंशियल वो पोटेंशियल हैं जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, जबकि जो लॉन्ग, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी, सॉरी इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे, कि अगर तो स्टिमुलस स्ट्रांग होगा तो ये पोटेंशियल भी स्ट्रांग होगा, और अगर स्टिमुलस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल भी ज़्यादा देर तक फिर नहीं रहेगा। थोड़ी देर तक ये ग्रेडेड पोटेंशियल जो है मेंटेन रहता है। इसकी
मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस पे। नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शंस। सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है कि न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है तो मैसेज जब जंप की फॉर्म में ट्रांसमिट हो एक नोड से दूसरे नोड तक, ये नोड के ऊपर जो है यहाँ पे ये देखें न्यूरॉन में, पहले हमने जब पीछे स्ट्रक्चर देखा न्यूरॉन का तो हमने कहा था कि ये नोड्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर। तो मैसेज का नर्व इम्पल्स का एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करना, इसको जो है वो कहेंगे, इस जंपिंग को कहेंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन। कंडक्शन तो यहाँ भी हो रही है, मैसेज तो कंडक्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन जंप करता हुआ जा रहा है एक नोड से दूसरी नोड तक। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो माइलिन शीथ प्रेजेंट है और मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करता हुआ मूव कर रहा है। इस जंपिंग को हम कहेंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ जो है वो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। इसमें एक तो एग्जांपल आ जाती है हाइड्रा की और दूसरी सी एनीमोन की। हाइड्रा में और सी एनीमोन में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बाकी तमाम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ऑलमोस्ट माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज़ ये कि ऑल और नॉन रिस्पॉन्स जो है उसका जिक्र होगा आपकी बुक के अंदर। ऑल और नॉन रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर तो थ्रेशोल्ड लेवल एक्सीड कर गया तो ही न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा, मैसेज कंडक्ट करेगा और रिस्पॉन्स शो करेगा, वरना वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। कि इसमें क्या होता है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी जो है वो एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज नहीं करती। सिर्फ इस कंडीशन में एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट होता है कि अगर थ्रेशोल्ड लेवल एक्सीड कर गया तो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा, वरना एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं होगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। और एक चीज़ ये कि जब एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा हो या माइलिन शीथ जो है एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट हो तो मैसेज को कंडक्ट करने की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये माइलिन शीथ का एक ये जो है एडवांटेज है या बेनिफिट ये है कि जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी और जितना जो है उस एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से मैसेज जो है वो नेक्स्ट कंडक्ट होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो स्क्विड्स के अंदर आ जाती है। स्क्विड्स के अंदर, क्रेफिश के अंदर और जो है वो अर्थवॉर्म के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्रेफिश और अर्थवॉर्म में एक्सॉन का डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से उनकी बॉडी में मैसेजेस जो है वो कंडक्ट हो रहे होते हैं। और दूसरा ये कि स्क्विड के अंदर क्या होता है, स्क्विड की बॉडी के अंदर भी एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा होता है और ये माइलिन शीथ से प्रोटेक्टेड होता है इनका एक्सॉन, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर मैसेज बहुत तेज़ी से कन्वे होता है कि जब कोई प्रेडेटर इनका जो है वो शिकार करने आ जाता है तो ये बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी के मसल्स को मूव करते हुए वहाँ से जो है वो खुद को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं प्रेडेटर से ड्यू टू लार्जर डायमीटर ऑफ एक्सॉन। तो इनको मैसेज जल्दी कन्वे हो जाता है इस वजह से इनकी बॉडी के अंदर, इसलिए इनको ये फ़ायदा होता है कि अपने प्रेडेटर से इजीली जो है वो खुद को बचा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल को फर्दर प्रोसीड करते हुए ट्रांसमिशन उसकी, और उसके अलावा जो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम।